बच्चों, यहाँ पर हम ठेस इस पूरक पठन का आखिरी भाग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिरचन होता है वह नाराज़ हो जाता है। चाची उसे अच्छी खासी सुनाती है और यहाँ पर उसके मन को ठेस पहुँचती है। तो इसीलिए अभी सिरचन पर इसका क्या परिणाम होता है, यह हम इस भाग में देखेंगे। तो बच्चों, चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही गई। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। तो यहाँ पर मंजली काकी और चाची कोई कसर नहीं छोड़ती थी, कोई यहाँ पर मौका नहीं छोड़ती थी सिरचन को ठेस पहुँचाने में। वह भी हमेशा सिरचन तो सिरचन था, अपने काम से यहाँ पर आ रहा था, लेकिन जो यहाँ पर चाची है और मंजली काकी है, उन्होंने खुद पर काबू करना था। सिरचन तो अपना काम कर रहा था, वो उसकी आदत थी, लेकिन यहाँ पर ये औरतें होकर भी उसके मुँह लगती है। और यहाँ पर चाची बहुत सारे कारणों से जली भुनी रहती थी, यानी कि सिरचन से नाराज़ रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता, यह बात चाची ने जान ली और झनकती हुई बोली। उसे लगा कि यही भी एक मौका है, क्यों न सिरचन को यहाँ पर अच्छा ताना मार दिया जाए। उसने कहा कि तुम्हारी जीभ में आग लगे, यहाँ पर घर में काम करने आए हो और यहाँ पर भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? इस प्रकार का उसे कहने का मतलब था। चटोर कही के, यानी कि कुछ भी खाने का, कभी भी कहीं पर भी खाने का मन करता है, इस प्रकार उसे चटोर का कहती है। तो यहाँ पर लेखक का कलेजा धड़क उठता है। उन्हें वे जान लेते हैं कि अब सिरचन नहीं मानेगा। इस प्रकार की बात सुनकर लेखक भी यहाँ पर दुखी हो जाते हैं, उनका भी मन नाराज़ हो जाता है और इसीलिए उनका कलेजा धड़क उठता है और वह उनका दिल कहता है कि अभी तो सारे काम का सत्यानाश होगा। बस सिरचन की उंगलियां में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया, अपनी छुरी हंसियाँ वगैरह समेत संभाल कर टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर सिरचन को बहुत ज़ोर से ठेस लगी थी मन पर और वह अपने काम में मशगूल था और उंगलियों में सुतली के फंदे पड़े हुए थे, यानी कि उसका जो बुनने का काम था, चीख का काम वह कर रहा था, वह जारी था। और मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा, कुछ सोच रहा था शायद, और पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर उठा और घर के पिछवाड़े वह थूक आता है और बाद में फ़ौरन उसकी जो छुरी हंसिया होती है काम करने के लिए, जो उसने हथियार लाए थे अपने साथ, छुरी से वह बाँस की तिलियों को काटता था। हंसिया से हंसिया यानी कि मराठी में उसे खुरपा बोलते हैं, खुरपा। तो ये खेत के काम में आती है हंसिया, और यहाँ पर कारीगिरी में भी वह अच्छा काम करती है। तो छुरी और हंसिया यहाँ पर सिरचन अपने झोले में रख देता है, अपना सारा सामान वह समेट लेता है और उसकी जो टंगी हुई अधूरी चीख है, जो 7 रंगों की थी, सुंदर काम चल रहा था, उस पर वह निगाह डालता है और अपना आधा अधूरा काम छोड़कर वह चला जाता है। मानू कुछ नहीं बोली। तो यहाँ पर मानू ने भी सब कुछ जान लिया था, वह भी कुछ नहीं बोली, अधूरी चीख को देखती रही। उसे लगा कि अरे, जो काम पूर्ण होना चाहिए था लेकिन अभी अधूरा ही रह गया।
सातों तारे मंद पड़ गए। जो अच्छा काम चल रहा था, मानो जिस प्रकार आकाश में बादल घिर आते हैं और चांद तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार ये काम अधूरा हो गया और यहाँ पर सातों तारे मंद पड़ गए थे। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दूँगी। यहाँ पर माँ अपनी बेटी की यहाँ पर क्या करती हैं, उसके मन को संभालते हुए उसे कहती है कि तू दुखी मत हो, मैं तुझे मेले से खरीद कर ये सारी चीज़ें दे दूँगी, तू खाली हाथ नहीं जाएगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। तो यहाँ पर लेखक को रहा नहीं गया, उन्हें लगा कि चलो एक बार सिरचन को मना ही लेते हैं, इसलिए वह उसके घर पहुंचते हैं और सिरचन को मनाने की कोशिश करते हैं। तो जब वह जाते हैं तो एक फटी हुई शीतल पाटी पर सिरचन लेट कर कुछ सोच रहा नज़र आता है। फिर लेखक को देखते ही वह बोलता है, बबुआ जी, अब नहीं, यानी कि मैं अभी काम पर नहीं आ सकता, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, इतना अपमान सहन करने के बाद मैं नहीं आ सकता। और मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, इतने अच्छे कपड़े मैं किन के लिए पहनूँ, कोई तो रहा नहीं है, क्योंकि सिरचन जो था वह अकेला ही रह गया था इस दुनिया में। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और उसके बेटे बेटियां भी इस दुनिया में नहीं रही थे। इसीलिए वह कहता है कि मुझे कौन देखेगा, ससुरी खुद मर गई, यानी कि घरवाली भी मर गई और अपने साथ बेटे बेटियों को भी ले गई। तो अगर मेरी घरवाली ज़िंदा रहती तो मेरा खाने पीने का ख्याल रखती, मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। और ये जो शीतल पाटी है जिस पर मैं लेटा हूँ, वो उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। तो यहाँ पर सचमुच एक कलाकार इतनी बड़ी कारीगरी कर रहा था, लेकिन उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता था। वह केवल आदर चाहता था, प्रेम से दो शब्द चाहता था और आदर के साथ खाना चाहता था। बाकी कुछ ख्वाहिशें उसकी खास नहीं थी। और लेखक के हवेली में उसकी माँ उसकी कद्र करती थी, इसीलिए वह आया था। और यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर जान लिया कि अभी सिरचन को मनाने में कोई यहाँ पर बात नहीं है। सिरचन के मन को ठेस लगी है, दिल को ठेस लगी है, अब यह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। तो जो बड़ी भाभी होती है, जो अधूरा काम छोड़कर सिरचन जाता है, पर्दे का काम, उसमें रंगीन छीट का झालर यानी कि लहरदार किनारा तो किनारे में वह झालर लगाने लगी। शायद उसका मन नहीं हुआ कि उसे फेंक दे या यूं ही रख दे, तो उसे सुधारने का काम, उसे किनारा लगाने का, झालर लगाने का काम वह करने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं, यानी कि मैं जो कर रही हूँ वो अनुचित नहीं है। शायद इससे भी वह चीक अच्छी बन जाए, पर्दा अच्छा बन जाए, इसकी कोशिश बड़ी भाभी अभी कर रही थी। मानो कुछ नहीं बोली। उसे तो बहुत बुरा लगा था कि सिरचन इस प्रकार इतना सुंदर काम करते हुए चला गया, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मंझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो यहाँ पर लेखक ने बखूबी जान लिया था सिरचन का कोई दुश्मन था
कोई उस पर जलता था तो वो चाची और मंजली भाभी थी। और उनका मन में ख्याल आते ही लेखक को लगा कि इनकी ही शायद नज़र लगी है इस काम के लिए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। लेखक ही जा रहे थे अपनी छोटी बहन को लेकर। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। तो यहाँ पर अधूरी चीख अधूरी चीख यानी कि जो पर्दा था जिसे सिस्टर ने आधा अधूरा छोड़ दिया था वह लेकर मानो अब चल पड़ी थी। मन ही मन सिस्टर पर गुस्सा हो गया। लेखक भी सिस्टर पर गुस्सा हो गए। शायद उन्हें लगा होगा कि मानो का इस प्रकार दिल दुख गया, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ और जिस प्रकार चाची ने सिस्टर को कोसा था कामचोर और चटोर कह के, लेखक का भी मन अभी उसे कोसने लगा कामचोर और चटोर कहकर। आखिरकार गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा और यहाँ पर सिरचन हाजिर हो जाता है। क्या? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। तो यहाँ पर सिरचन को शायद रहा नहीं गया और वह मानू को मिलने के लिए आता है, लेकिन किस प्रकार आता है देखेंगे। तो लेखक दरवाज़ा खोलते हैं। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। तो यहाँ पर मानू पहले से ही सिरचन को सिरचन दादा कहती थी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हल्काते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी है, चीक है और एक जोड़ी आसनी कुछ की। गाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ पर सिरचन ने अपना जो जितना भी हो सका उतना सामान शायद उसने यहाँ पर इकट्ठा किया हो और उससे जो भी हो सका शीतल पाटी हो, चीक हो और आसनी यानी कि बैठने की जो आसनी होती है उसकी, वह भी उसने बनाई थी। और ये सारा सामान लेकर पीठ पर लेकर इतना वज़नदार सामान लेकर भागते दौड़ते किसी प्रकार पूर्ण करके वह ये काम करके यहाँ पर आया था। और मानू दीदी का अपना ये सारी चीज़ें वह सौंप देता है और गाड़ी चल पड़ती है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। यहाँ पर मानू को भी शायद आश्चर्य हुआ होगा कि सिरचन ने इतने कम समय में इतना सारा काम किया, वो भी मेरे लिए, और मेरे जाने से पहले ही मेरे हाथ में थमा दिया। तो सिरचन को भी यहाँ पर मोहर छाप वाली धोती देने का माँ ने कबूल किया था, लेकिन वो धोती तो वह नहीं दे पाई। कम से कम इसके दाम तो मैं दे ही सकती हूँ। शायद इतनी जल्दी में उसने वो सोचा और वह पैसे देने लगी। लेकिन पहले भी यहाँ पर सिरचन ने लेखक से कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न मोहर छाप वाली धोती चाहिए, न कुर्ता चाहिए। तो वह दोनों हाथ जोड़कर वहीं पर विदा लेता है, कुछ भी मानू से नहीं लेता है। मानू फूट फूट कर रो रही थी और मानू को शायद इस बात का पता चल गया है कि सचमुच सिरचन दिल का तो अच्छा है, लेकिन उसे कोई भी आदर नहीं मिला, उसका अपमान ही हुआ और एक कलाकार के मन को ठेस लगी थी। इसीलिए शायद सिरचन वापस लौट कर गया था, इसीलिए मानू के आंखों में आंसू आ गए। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा तो लेखक को उत्सुकता हुई कि आखिर सिरचन ने क्या दिया है उनके हाथ में। तो ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक तो लेखक है और शब्द भी कब उतरते हैं जब सचमुच वैसी कारीगरी हो। सचमुच सिरचन के हाथों में जादू था और उसकी यह कारीगरी, उसका ऐसा बारीकी से काम, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम
लेखक ने देखा तो वे चकित रह गए। ऐसा काम उन्होंने पहले भी कभी नहीं देखा था और कभी शायद भविष्य में भी उन्होंने नहीं देखा था। इस प्रकार यहाँ पर लेखक सृजन का काम देखकर यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने थेसिस पूरक पठन का आखिरी भाग देखा और यहाँ पर कुछ शब्द रह गए थे मुझसे बताने के, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो सिरचन था उसे खाने के लिए चूड़ा दिया गया था, तो चूड़े का अर्थ था पोहा, तो वो तो मैंने बताया था। लेकिन का सत्तू, तो यहाँ पर खेसारी का सत्तू का मतलब है भुने हुए जौ और चने को पीस कर बनाया जाता है, यानी कि भूनना यानी कि उसे गर्म करना। और जो है एक प्रकार का अनाज है और चने और जौ को भुना जाता है और उससे पीस बनाया जाता है ये खेसारी का सत्तू, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन ये बिहार के जो ग्रामीण भाग है खासकर वहाँ पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये खेसारी का सत्तू होता है। और ये जो बूंदी जो मंजली भाभी ने दी थी, तो वो बूंदी तो तुम लोगों को पता ही है, मिठाई होती है मीठी, जो शादी में हम खाते हैं। यह मीठी होती है शक्कर से बनाई हुई। तो इस प्रकार कुछ शब्दों के अर्थ रह गए थे। और यहाँ पर हंसियाँ जो है वो यहाँ पर उसका हथियार था काम करने का, सृजन का। तो इस प्रकार बच्चों ठेसिए पूरक पठन देखा, यह सब मन लगा कर इसे पढ़ो, बहुत ही अच्छा सुंदर। थोड़ी भाषा कठिन ज़रूर है लेकिन कहानी बड़ी ही सुंदर है जो मन को भा देती है। और इसी के साथ बच्चों आज का हमारा लेसन पूर्ण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।